हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आई हिस्ट्री बाय चैनल। हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर दिया था हमने पिछले वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन के, आज पार्ट 3 की बारी है जिसको हम पूरा सा पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार जिस तरह आप पढ़ाते हो उस तरह से तो कुछ होगा नहीं, बहुत लेंथी-लेंथी वीडियोस होते हैं वगैरह-वगैरह। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज से वीडियोस की लेंथ थोड़ी छोटी की जाए, बकवास कम की जाए और डेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो भैया पहले से शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में बता दिया 1 से लेके 4 तक आर्टिकल थे, पार्ट 2 में 5 से लेके 11 तक थे, अब पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स हैं। तो सारे के सारे देखने पड़ेंगे। 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 बता रहा है परिभाषा स्टेट या राज्य की। ये वो स्टेट नहीं है जो आप सोच रहे हो, जैसे यूपी, बिहार, पाकिस्तान पाकिस्तान तो कंट्री हो गई मतलब इस टाइप के स्टेट्स नहीं है, ठीक है? ये स्टेट का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कोई भी संस्था जो कि खुद के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो एक स्टेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल खुद में एक संस्था है, वो क्या है अपने कानून खुद के बनाते हैं कि भैया ये ड्रेस कोड आपके यहाँ फॉलो होगा, इस कलर की ड्रेस चलेगी आपके स्कूल में, या समझ गए ना? कोई जैसे मान लीजिए आरबीआई बैंक हो गई, एसबीआई हो गई, या यूपीएससी खुद में हो गई, या कोई आपकी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी पुलिस की कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस का जो एक बोर्ड होगा, रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो बच्चों को रिक्रूट करता होगा, वो खुद में क्या है, स्वतंत्र है। वो खुद की वैकेंसी खुद निकालता है, खुद की सैलरी देता है, खुद मतलब खुद का काम है उसका, वो दूसरे पे निर्धारित नहीं है। तो उसकी पहले तो डेफिनेशन लिखिए कि भैया स्टेट का काम क्या होगा, कि आपके मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रदान करना, बिना किसी किसके भेदभाव के। तो बाकी 12 में यही बता दिया कि आपके मूल अधिकार को देने का काम है किसका? स्टेट का। स्टेट कुछ भी हो सकता है, ये यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं, कोई भी संस्था, ठीक है ना? आप स्कूल जाओगे तो आपके अधिकार रहते हैं ना, तो वो भी एक स्टेट है। तो क्योंकि स्टेट को अधिकार दिया गया है, किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसलिए उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं फॉलो करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगी स्कूल को, ठीक है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स का ठीक है, आप उपयोग करो, मस्त उपयोग करो, लेकिन अगर कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स की वजह से दूसरे के फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाएगा। मतलब एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कहीं भी आप मूव कर सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो, तो क्या किसी के घर में बेडरूम में घुस जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से, क्योंकि आप जब किसी के घर में चल गए तो आप उसके राइट टू प्राइवेसी का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, उसके राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। इट मींस आपका राइट दूसरे के राइट को जब डिस्टर्ब करेगा तो सरकार या बोले जुडिशरी क्या करेगी, उस आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको अल्पीकरण करेगी, यानी उसमें रेजिस्टेंस यानी उसको रोकेगी, ठीक है ना? उस ऐसा नहीं कि आपके फंडामेंटल राइट है तो पूरा कहीं भी कुछ भी करोगे, ठीक है? तो ये चीज किसमें बताइए? 13 में। 12 में बोला है कि भैया राज्य का ये काम है कि आपके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करे, कि आपको प्रदान करे। नहीं करेगी तो उस पे कार्रवाई होगी, राज्य पे, और ये राज्य वो राज्य नहीं है, ठीक है? 13 में ये बता दिया अगर कहीं भी आपने अपने फंडामेंटल राइट्स का ज्यादा उपयोग कर लिया कि दूसरे के फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होने लगे, तो फिर आपका उसको अल्पीकरण किया जाएगा। 14 में क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, नाम से ही समझ आ रहा है कि कानून के आगे सभी को बराबरी देनी है। यानी कल को मान लो आपने कोई क्राइम किया है, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हो, या दूसरे बंदा, मान लो दो लोगों ने क्राइम किया है, एक का धर्म कुछ और है, एक का धर्म टू है, मान लो अलग अलग है, तो दोनों को सजा, अगर क्राइम सेम है तो सजा सेम मिलेगी, वही चीज है। और अगर मान लो दोनों लोगों को फंसाया जा रहा है किसी झूठे क्राइम में, तो कानून दोनों को सेम तरीके से ही बचाएगी भी, क्योंकि कानून का काम केवल आपको फंसाना नहीं, आपको बचाना भी है इन केस अगर आप पे फालतू के एलिगेशंस लगे हुए हैं, ठीक है? तो आपको मतलब समान तरीके से एक तो जेल भी ले जाएगी और समान तरीके से आपको बचाएगा भी, कौन? कानून। इक्वल तरीके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना? ये राइट टू इक्वलिटी बोलती है। इसीलिए आप जब कोई कोर्ट उठ जाओगे ना, तो वहां पे कुर्सी चेयर बैठने नहीं मिलती, आप खड़े होकर अपना केस वगैरह लड़ना होता है। क्लियर? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 पे मूवी भी आई हुई है। कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चार चीजें याद रखो: जाति, लिंग, लिंग्वेज वही, सेक्स मेल फीमेल, और रिलीजन यानी धर्म, और क्या हो गया? प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ के आप जन्म स्थान है आपका। इन चीजों पे अगर कोई भेदभाव करता है, कौन करता है? स्टेट अगर कोई करता है, क्योंकि स्टेट को ही ये सारी चीजें क्या दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सारे मूल अधिकार आपको प्रोवाइड करने हैं। स्टेट मान लो आपका स्कूल है, ठीक है? अगर इन सभी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके साथ? आपके साथ, आपके फंडामेंटल राइट के साथ, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। किसको? स्टेट को दिक्कत हो जाएगी। फिर जुडिशरी आएगी और फिर स्टेट के वो कर देगी, ठीक है ना? ईंट से ईंट बजा देगी। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भैया आर्टिकल 16 कहाँ गया? हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, या फिर इसको लोक नियोजन कार्यक्रम भी कहते हैं। लोक देखो मतलब होता है कि सरकारी, लोकतांत्रिक, जैसे सरकारी व्यवस्था वगैरह। लोक समझिए सरकारी,
और नियोजन से मतलब होता है नौकरी। तो सरकारी नौकरी में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर ये नहीं कि लड़का हो तो आपको ज्यादा वो मिलेगा या इस धर्म के हो तो आपको ज्यादा, समझ गए ना? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सरकारी नौकरी, ऐसे समझ लो। ऊपर 15 ने बोला इक्वलिटी फॉर ऑल, नहीं 14 ने बोला इक्वलिटी फॉर ऑल, 15 ने बोला कि भैया कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 ने क्या कह दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, यानी लोक नियोजन के कार्यक्रम में सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए, यानी सभी इक्वलिटी को ही दर्शा रहे हैं। इसीलिए हम मोटा मोटा एक 14 से 18 को क्या बोल देते हैं, राइट टू इक्वलिटी बोल देते हैं, ऐसे मोटा मोटा, ठीक है। 16 बता दिया। 17 कहता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। पहले क्या था कि जब आपको पता है ये सभी कब बने हैं, 1947-48, उस समय के टाइम पे ये बनाए जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बन के तो तैयार खैर 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। तो उस समय क्या था कि यार जातियों के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्या था, छुआछूत था कि नहीं यार तुम हमारी प्लेट में नहीं खा सकते, तुम हमारे पानी में मतलब गिलास से पानी नहीं पी सकते, वगैरह वगैरह, बहुत सारी तरीके की व्यवस्थाएं चली आ रही थी। और ये केवल उस समय नहीं थी, आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उस समय से चली आ रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। ये छुआछूत हो गया, ऊंची नीची धर्म जाति, ये सब चीजें चल रही थी। और सोचो इस पूरे सिस्टम को बी आर अम्बेडकर जी और इतने महान लोगों ने मिलकर क्या किया, एक पल में धराशायी कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए इनका नाम काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अब देखिए, अब कोई करके दिखा दे, संविधान में साफ साफ लिख दिया है, अगर ये चीज नहीं फॉलो करती है तो सरकार भी खुद में एक दंडात्मक काम करेगी और उसको सजा मिलेगी, समझ रहे हो ना? ये सभी को फॉलो करनी है, ये चीजें किसको फॉलो करनी है, स्टेट को। स्टेट यानी कोई भी संस्था, इवन सरकार खुद में एक संस्था ही तो है भाई, खुद की अपनी वो बंदे रखती है, बंदे कह रहे हैं एमपी एमएलए रखती है, खुद से सैलरी देती है, वगैरह वगैरह, समझ गया ना मेरी बात? ओके भाई। तो 17 में राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, याद रखना, 17 पे खतरा, खतरा मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत से अलग अलग, ठीक है, याद रखिएगा। 18 में क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या था, बहुत सारे जो अंग्रेज लोग थे उपाधियां दे दिया करते थे, उपाधियां यानी कि बोल देते गॉड ऑफ ऑनर, ये वो, मतलब अलग अलग उपाधियां दे देते थे। तो आज के टाइम ऐसी कोई फालतू की उपाधियां अंत कर दिया गया है, केवल और केवल जैसे कि पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न, यही सब उपाधियां हैं। और एजुकेशन के फील्ड में दी जा सकती हैं, आर्मी के फील्ड में दी जा सकती हैं, और डॉक्टर्स को दी जा सकती हैं। इसके अलावा किसी और को उपाधियां नहीं दी जा सकती सरकार स्टेट की तरफ से। अब तुम सोच रहे हो फिल्म फेयर अवार्ड में तो बड़े बड़े एक्टर्स को मिलती हैं, क्रिकेट वगैरह वालों को भी मिलती हैं। तो देखो वो एक अपना खुद में स्टेट, समझ रहे हो ना? तो स्टेट को तो आजादी है ही, इन इन फील्ड्स में दे सकता है, एजुकेशन की फील्ड में, डॉक्टरी की फील्ड में, आर्मी की फील्ड में। अब आप जैसे बात कर रहे हो कि एक्टर्स लोगों को क्यों मिलता है, तो वो यार खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो अपना खुद का अवार्ड दे रहा है, वो कोई उस तरीके का टाइटल नहीं है कि एकदम अब ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। टाइटल में समझ, तो आज अगर भारत में आपको मिलता है तो आप पूरे वर्ल्ड में भी जाओगे ना तो उसकी वैल्यू होगी। अब मेरे पास मान लो उसका सर्टिफिकेट है, मैंने एक बार दिया था ओलंपियाड का पेपर, तो ओलंपियाड का वो सर्टिफिकेट ऐसा थोड़ी कि वर्ल्ड में हर जगह वो कोई वैलिडिफिकेशन रहेगा, वो तो एक आपको अवार्ड दे दिया गया है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो टाइटल और अवार्ड में डिफरेंस समझ आ रहा है ना? एकदम वो मत समझना, टाइटल मीन्स हो गया आप एकदम जैसे झांसी की रानी को झांसी की रानी हर जगह कहोगे, वो एक टाइटल है ना कि अवार्ड है कोई, ठीक है। अवार्ड और टाइटल में फर्क होता है, तो वही चीज है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड नॉट अवार्ड्स। तो अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, आप देखते भी होंगे कुछ छपरी लोगों को मिल जाते हैं, पर टाइटल्स का अंत किया गया है केवल, हाँ लेकिन तब भी परमवीर चक्र है, ये सभी आर्मी आर्मी और खिलाड़ियों को, ये सब मतलब अंत नहीं हुए, एक्सेप्शन है यहाँ पे, एजुकेशन, डॉक्टर और आर्मी के केस में दे दिया जाता है। इस सभी को मोटा मोटा क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वलिटी बोल देते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का शुरुआत का हिस्सा था। अब फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई थोड़ी और बातें बता देता हूँ कि ये यूएसए से लिए गए, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था, जब बनाया गया तो ये सब यूएसए के संविधान में थे। वहां पे एक और टर्म था इसमें, आर्टिकल 15 में, काला गोरा में भी क्या था, बहुत ज्यादा फर्क होता था। कहाँ पे भेदभाव किया जाता था अमेरिका में, भारत में तो ऐसा खैर काला गोरा में नहीं है कोई फर्क, लेकिन हाँ शादी के टाइम पे ये सब चीजें देखी जाती है भारत में भी। और मेनली देखी जाती है लड़की की केस में कि लड़की की नाक कैसी है, लड़की का ये सर कैसा है, बहुत सारी फालतू फालतू बकैतियां हैं। और क्या बोला जाए, खैर छोड़ो। ओके, तो समझ गया ना, यूएसए से लिया गया है। इसको नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार इनको क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं मैं, मूल अधिकार जिसको हिंदी में कहते हैं। नैसर्गिक ये है कि आप जब जन्म ले लेते हो तो तभी आपको ये अधिकार मिल जाते हैं, जबकि इसकी जगह नागरिकता, पिछली वीडियो में जो बताया मैंने, नागरिकता के जो अधिकार हैं वो आपको जन्म से नहीं मिलते हैं, आपको 18 साल होने के बाद आपको प्राप्त होते हैं। जब तक आप बच्चे होते हो, 18 से कम के होते हो, तो अपने माता पिता की नागरिकता के ऊपर से आप काम करते हो, कोई भी चीज हो। ऐसा तो नहीं 18 से पहले सिम खरीद लोगे या आधार कार्ड बनवा लोगे, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें। अब इलीगली जो बनवाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके। अब फ्रेंच भाषा में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब देखो ये लोग सोच रहे हो कि यार ये तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कल को आपकी बकरी चोरी हो जाती है या कोई छोटा मोटा केस हो जाता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हाई कोर्ट का भी एक वो है, रूल है कि भैया 10 लाख से ऊपर का मामला होना है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इससे ऊपर का मामला होगा तभी आना है। ये नहीं कि कुछ भी चोरी हो गया घर से चम्मच हो आ गया हाई कोर्ट में लिखवाने, नहीं। तो हाई कोर्ट का भी इतना सब कुछ मतलब एक स्टैंडर्ड है। उस पर भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगी आपके मूल अधिकारों को बचाने के लिए। 5 तरीके की रिट निकलती हैं जो कि हम अभी बताएंगे आर्टिकल 32 जब हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैग्ना कार्टा तो आप समझ गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट आपका मामला सुनवाई होगी अगर आपके मूल अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ करता है इनके साथ। तो देख रहे हो कितना फंडामेंटल राइट्स को पावर दी गई है। फिर यहाँ अल्पीकरण मत भूलना। पहले तो आपको बता दिया कि राज्य का काम है क्या, कि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को आपको देना। दूसरे में ही तुरंत बता दिया कि बेटा अगर कहीं मूल अधिकार का गलत यूज किए ना तो फिर उनको हम रोक भी सकते हैं। ये काम कौन करेगा, राज्य ही करेगा, उनको रोक लगाएगा ना। तो देख रहे हो ना, बढ़िया से एकदम ऑर्गेनाइज वे में लिखा गया है चीजें। ये चीजें क्या बताई जा रही है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका, एक ऐसी किताब है जिससे भारत में आपको कैसे जीना है, किनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या पोस्ट है, सरकारी पोस्ट, इन सभी की कैसे आपको वैल्यूफाई करनी है, वो चीजों के बारे में पूरा लिख रखा है। आपके क्या अधिकार हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें इस किताब के अंदर लिखे हैं। तो और किस लेवल में लिखे हैं, जिस तरह ऑर्डर में लिखा गया ना, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी साहब का एक अलग ही मतलब लोग वैल्यू देते हैं, समझ गए ना। और वैल्यू देना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला तो ओ मेरी वैल्यू करना ऐसा नहीं, खुद से अंदर से आती फीलिंग यार, समझ रहे हो ना। ओके, तो वही चीजें हैं। अब चलो आगे चलते हैं यार, 18 तक याद कर लिए, 19वें से लेके थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो यार, अब आगे के आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 19 से लेके 28 तक इसमें देखते हैं, फिर 28 के बाद सॉरी 29 से लेके 35 तक अगले में देखेंगे। देखो भाई 19 में क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इससे पहले 18 में क्या था भाई, भूल गए क्या? 18 में क्या था? भूल गए, बस खत्म। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स था भाई। देखो यार पढ़ो, ऐसा भूलो मत। मैं पिछला बार आपसे पूछता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप झंडा लहरा सकते हो, मतलब इन सभी की स्वतंत्रता आपको दे दी गई। आप पुतला जला सकते हो यानी प्रोटेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा था प्रोटेस्ट करने की आजादी किसमें? आर्टिकल 19 के ही अंदर ये सारी चीजें हैं। आरटीआई की भी इवन आजादी किसमें? आर्टिकल 19 के अंदर। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करार दिया, क्योंकि वो आरटीआई यानी 19 के पार्ट ए को आपके हनन कर रही थी। पार्ट ए है कि कौन सा है, कोई भी है आर्टिकल, मतलब आप देखो ये सारी चीजें लिखी है ना, तो ये सभी 19 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके करके उस बुक में लिखी होंगी। अब वो पार्ट जरूरी नहीं है, जब आप यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे होगे तब ये सब जरूरी होंगे। नॉर्मल एग्जाम्स के लिए वो पार्ट्स जरूरी नहीं है। आप बस याद रखिए 19 में ये सभी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 20 की बात करते हैं। 20 में क्या है भाई, जब तक कोर्ट दोषी करार नहीं दे देती किसी को, आप दोषी किसी को नहीं बोल सकते हैं। मतलब जब तक कोर्ट नहीं बोल सकती है, न्यायपालिका नहीं बोल देती है कि भैया भैया ये बंदा क्या है, दोषी है, तब तक कोई वो दोषी या गुनहगार नहीं साबित होगा, नहीं कहेंगे। ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, यानी आपको जीने का अधिकार है। और कल को अगर आप कोशिश करते हैं मरने की तो आप पे भी कार्यवाही होगी, ठीक है ना। तो मान लो कि मैं ही हूँ बिना हेलमेट के घूम रहा हूँ बाइक से, तो उस जगह मेरा सरकार टैक्स क्यों काटती? इसी वजह से, क्योंकि आर्टिकल 21 मेरे को संविधान का ये कहता है कि भाई मेरे को जीने का अधिकार है। और मैं बिना हेलमेट के घूम रहा हूँ मीन्स अब मेरी मौत नजदीक है। मतलब ऐसा समझो, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा। तो वहां चीज क्या आ जाएगी, आपका आर्टिकल 21 का आप क्या कर देंगे, उल्लंघन कर देंगे। तो इस वजह से ही टैक्स के तौर पे अब बोले चालान लिया जाता है आप सभी से। बाइक से पॉल्यूशन होता है तो उस पॉल्यूशन से किसी दूसरे की जान को खतरा है, इसीलिए जो गाड़ियां सॉरी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उस पर भी क्या करते हैं, चालान कर देते हैं। तो समझ आ रहा होगा शायद आर्टिकल 21 की पावर। इसी में राइट टू प्राइवेसी भी है कि कल को कोई चाहेगा तो आपका फोन, कोई डीएम भी होगा तो आपका फोन यूं ही देख के तलाशी नहीं ले सकता। ये कार्य केवल नगर पालिका कह रहा हूँ, न्यायपालिका को दे रखा है। यानी कोर्ट्स जुडिशरी ये चीज का तय करेंगे कि क्या चीज कैसे होनी है। कोई भी बड़ा, चाहे मंत्री का बेटा क्यों ना आ जाए या मंत्री खुद ना आ जाए, आपके फोन से आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं देखी जा सकती हैं। ये आपका प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी। इसको हाल ही में जोड़ा गया है 2019-19 में, ठीक है। पहले केवल राइट टू लाइफ था, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी।
आर्टिकल, हाँ, ये तो जो आर्टिकल है 20 और 21 ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। हालाँकि जब इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ देरी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के टाइम क्या होगा, आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये सभी क्या होंगे, कुछ देरी के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन तुम प्रोटेस्ट करने निकले हो, मार के एकदम तो वो कर देंगे ठीक है। तो उस कुछ समय के लिए क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगाई जा सकती है। हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है। बाकी सांसद, अब संसद क्या होगी, राष्ट्रपति से भी पावरफुल होगी, क्योंकि संसद के अंदर क्या आती है, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति भी आते हैं। तो संसद अगर चाहे तो किसी फंडामेंटल राइट्स को हमेशा के लिए भी खत्म कर सकती है, लेकिन वो फंडामेंटल जो मूल रूप है, जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदलना नहीं चाहिए। ऐसा ही हुआ भी था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 31 के अंदर थी। शुरुआत में वो फंडामेंटल राइट था, मैंने आपको बताया ना, 12 से लेके 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार। जैसे मैं जिस जगह पे हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये अधिकार मेरा खुद का था, मैं सरकार अगर मांगती भी तो भी ना देता, मेरा खुद का फंडामेंटल राइट है, वो छीन भी नहीं सकती थी उसको। लेकिन अब उसको हटा के किस में डाल दिया गया है, आर्टिकल 301 के अंदर, ताकि कभी सरकार अगर लोक नियोजन का काम हो, लोक नियोजन कह रहा हूँ सॉरी, कोई सरकारी काम हो जिसमें बहुत जरूरी है, जो देश के लिए हित में है काम, उसकी अगर मेरी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी, मान लो कोई हाईवे आने वाला है, या कोई भी बड़ी एक, मान लो यहाँ से तेल का कुआं निकल गया, अब उस केस में मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एकदम, अगर मेरा फंडामेंटल राइट होगा तो मैं तो दूंगा ही नहीं, ये बहुत करोड़ों रुपए मांगने लग जाऊंगा, कुछ भी हाई फाई चीजें मांगूंगा कि मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनाओ तब दूंगा फलाना फलाना। तो ऐसा काम में जब होता है तो प्रॉपर्टी कौन ले सकता है, सरकार ले सकती है, हर केस में नहीं लेती है, ठीक है। हालांकि वो आपका राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन एक क्या है, नॉर्मल सा राइट तो है ही, आर्टिकल 300 ए के अंदर है, 300 ए के अंदर है, ठीक है। ओके भाई, खाली फालतू बातें कर दी मैंने, लग रहा है 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। ओके, आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी से आपको संरक्षण मिलेगा, यानी कि गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा पुलिस वालों को, वगैरह वगैरह, बहुत सी जितनी भी चीजें हैं वो सभी आर्टिकल 22 के अंदर लिख रखा है। फिर ये कुछ एक्ट्स के भी बारे में जानकारी लिखी है, पोटा हो गया, मीसा हो गया, यूएपीए हो गया, टाडा हो गया, मतलब अगर इन सभी में आपकी गिरफ्तारी होती है ना, तो आप भूल जाओ अपने फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इन सभी में आप सालों साल जेल में ही सड़ोगे। इसीलिए कई बार इसका गलत उपयोग भी होता है, इसीलिए इनको एक्ट्स को हटाया गया है। मीसा हो गया, मीसा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ज्यादा, जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था इमरजेंसी के टाइम, मीसा कानून के अंतर्गत उनको उठा के उनके सारे फंडामेंटल राइट खत्म। ये रॉलेट एक्ट है, जो कि रॉलेट एक्ट आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट आया था, जो कि बिना दलील, बिना उसका जलील जलील कह रहा हूं, बिना उसके मतलब वकील के कानून था ये, जिसमें आप अर्जी भी नहीं डाल सकते थे। अगर आपको पुलिस उठाती है, पुलिस का कोई रोल नहीं है आपको बताने का कि क्यों आपको गिरफ्तार किया, आपको बस उठा लिया, बस संदेह के उसमें। ये था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था, अंग्रेज लेके आए थे, उसी तरीके के ये कानून है। हालांकि इनका हमेशा विरोध होता रहता है कि यार कई बार इनमें मासूम लोग फर्जी फंसा देती है सरकार, खुद अपने फायदे में यूएपीए लगवा देती है, और इसके एग्जाम्पल्स तो ढेरों हैं। आप अगर नेट पे देखेंगे तो कई मासूम लोग बेचारे बेगुनाह फालतू में फंसे हैं। हाँ, जिन पे लगता है, जो अगर काम ऐसा किए हैं तो बहुत सही चीज है, लेकिन अगर बेगुनाह, वही बोलते हैं ना, 100 गुनहगार अगर छूट जाए तो ठीक है, एक जो दोषी नहीं है बंदा, जो एक गुनहगार नहीं है, अगर उसको सजा होती है तो फिर न्याय का सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है यार। और ये भी चीज कहते हैं भाई, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के ही बराबर है। ऐसा भी नहीं कि न्याय मिलना है लेकिन कई 100 साल बाद मिलेगा, अरे क्या मतलब है ऐसे न्याय का, जो समय पे ही ना हो पाए। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बेसिक हार्श रियलिटी है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। 22 तक बता दिया हूं भाई, ऊपर से लेके 22 तक बता दिया हूं। आर्टिकल 18 बताओ, फिर भूल गए क्या? आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 16 क्या था? अरे 15 में तो याद रखो, कास्ट, धर्म और रिलीजन इन सबके बेसिस पे नहीं कर सकते। 16 में क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटीज था। समझ गए ना, लोक नियोजन में सभी की समान भागीदारी होगी। ओके, आर्टिकल 23 की बात करते हैं। 23 में कहता है बालात श्रम नहीं करा सकते हो। बालात श्रम मतलब आपके काम, आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है, आपको बिना पैसा दिए आपसे कोई काम नहीं करा सकता है। ये चीजें अगर कोई कराता है तो उस पर कार्यवाही होगी, ठीक है ना, समझ गए होगे। 24 क्या बोलता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों वाले कामों में नहीं आप लगा सकते हैं। जैसे खतरनाक जगह, जैसे माइनिंग हो गई, या पत्थर के तोड़ने के लिए जो होती हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, पत्थर क्रशिंग ग्राइंडर्स होते हैं, कांच वाली फैक्ट्रीज में काम हो गया, बहुत सी चीजें हैं जिसमें जान का खतरा रहता है।
ठीक है। उन फैक्ट्रीज में 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं लग सकते हैं, ये चीज भी स्पेसिफाइड है 24 आर्टिकल 24 के अंदर। ये पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ और थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब आप किसी भी धर्म को आराम से मना सकते हो, मान सकते हो इंडिविजुअली, अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी धर्म को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर भाई आर्टिकल 25 हो गया। 26 क्या बोलता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि अकेले कर रहे थे तो भैया आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक। जैसे ही 4-5 लोग आ गए, अब मान लो कोई कार्यक्रम कर रहे हो तुम, जैसे नहीं होता है कि जगराता होता है दुर्गा माता की, और ईद में जैसे लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं, और सिखों में जैसे कि लोग मिलके गुरुद्वारा जाते हैं, इस तरीके के जो सामूहिक कार्यक्रम है इन सभी की भी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं इंडिविजुअली तो है ही आपको आर्टिकल 25 के अनुसार, आर्टिकल 26 आपको देता है सामूहिक, यानी आप कई सारे लोगों के साथ मिलके सामूहिक जो धार्मिक काम है वो कर सकते हैं फ्रीली। इस पे स्टेट आपको ऊपर से, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता, इतने पावरफुल है। और कोई रोकता है तो सीधे चल जाओ आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। याद रखना, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी। दिल्ली है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, वरना हाई कोर्ट तो हर स्टेट का अपनी अपनी, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी में हाई कोर्ट का है इलाहाबाद में, अगर मेरे पास है इलाहाबाद तो मैं वहां चल जाऊंगा। अगर मैं मान लो यूपी में नोएडा में रहता हूँ तो नोएडा से दिल्ली पास पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ना कि इलाहाबाद दूर होगा, ठीक है। आर्टिकल 26 समझ गए, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। 27 कहता है कि धर्म के लिए कार्य पे कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर जगराता वगैरह करते हो तो जो चीजें आप खरीदोगे, सामान वामान, ये सब चीजें, इन पे टैक्स ज्यादा नहीं लगता, जीएसटी वगैरह सब माफ कर दिया जाता है। जो भी चीजें हैं आप समझ रहे होगे, ठीक है। बस केवल याद करने के लिए कर लो कौन से टैक्स छूटते हैं कौन से नहीं छूटते हैं। रियलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है वो सभी आप पे नहीं अभी जाना है, ठीक है ना। अभी बस इतना याद रखो जो चीज लिख दूं। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, सरकारी धन से चल रही संस्था पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकारी खर्च पे, जैसे कि सरकारी स्कूल है वहां पे धार्मिक शिक्षाएं नहीं होंगी कि भगवत गीता पढ़ाई जा रही है या फिर कोई कुरान पढ़ा रहा है। ऐसी शिक्षाओं को, धार्मिक शिक्षाओं को केवल आप प्राइवेटली खोल के, आप इंस्टीट्यूशन खोल के आप सिखा सकते हो बच्चों को, लेकिन सरकारी खर्च पे चल रही हुई किसी यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। क्यों? ये इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट इज अ सेक्युलर बॉडी, जिसको हमारे प्रियम्बल में जोड़ा भी गया था सेकुलर शब्द का, सेकुलरिज्म को 44वें अमेंडमेंट के तहत 1974 में भी जोड़ा गया था उसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेकुलरिज्म यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए कोई भी धर्म की वो शिक्षा भी नहीं देता है। अपने स्टेट से चलने वाली, मतलब सरकारी काम काज होने वाली, उनमें कोई भी सरकारी शिक्षा सरकारी कह रहा हूँ, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीजें, ओके भाई। तो इतना क्लियर है। अब 29 से लेके 35 तक जल्दी देख लेते हैं ताकि अपना पूरा खत्म हो जाए ये चीज। तो यार अब देखो, अब 29 से लेके 35 तक देख लेते हैं जल्दी से आर्टिकल। तो 29 क्या कह रहा है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी मतलब जो जिनके अमाउंट कम है माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक इनको हिंदी में बोलते हैं। तो इनके जो वो है राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के काम किसको दिया गया, स्टेट को दिया गया। आपको शुरुआत में बता दिया, आर्टिकल 12 के तहत स्टेट को काम दिया गया है कि भैया मूल अधिकारों को सुनिश्चित करो कि इनका काम सही से हो रहा है, इनका बढ़िया से, मतलब लोग इनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की किसमें चर्चा भैया, आर्टिकल नंबर 29 के अंदर। आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उन वो लोग शिक्षा संस्थान खोलना चाहे तो वो खोल सकते हैं। अब देखिए माइनॉरिटीज मतलब ये मत समझना कि धर्म के नाम पे ही माइनॉरिटीज, देखिए कई सारे जो बेचारे विकलांग लोग हैं वो भी माइनॉरिटी में आएंगे, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग क्या है, वो लोग सभी लोग अपने हाथ पैर से हष्ट-पुष्ट हैं, बढ़िया से चल फिर सकते हैं। जो विकलांग लोग होंगे, ऐसे में विकलांग लोग क्या फील करेंगे, अगर मान लो किसी स्कूल में विकलांग बच्चा जाता है तो उसको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगेगा। अगर वो अल्पसंख्यक, थोड़ा सा बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी के बीच में रहने से थोड़ा सा, या पढ़ने लिखने से थोड़ा अलग फील करता है, तो माइनॉरिटीज क्या कर सकती हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खोल सकते हैं माइनॉरिटीज। इसकी चर्चा आर्टिकल 30 के अंदर दे रखा गया है। 29 में क्या होता है, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जरूरी भी है भाई, माइनॉरिटीज मतलब फिर से बता रहा हूँ भैया, धर्म के नाम पे माइनॉरिटी मत सोचना, वहां भी है, ठीक है, वहां धर्म के नाम पे भी है, साथ साथ और भी केसेस में माइनॉरिटीज है। जैसे आज के ट्रांसजेंडर लोग, वो भी माइनॉरिटीज में, वो लोग भी अगर चाहें, क्योंकि अब वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लिखने जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे, इसलिए उनको भी राइट्स हैं। हर माइनॉरिटी को राइट्स हैं कि भाई वो अपने सरकारी, मतलब सरकारी कह रहा हूँ, पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और सरकार उसमें पैसा भी देगी। ये जो इंस्टीट्यूशन खोलेंगे इसमें सरकार खुद से उनको पैसा देगी कि लो भाई, अपना इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इतना पैसा लो, बजट लो, और फिर
पढ़ाओ लिखाओ और पढ़ो लिखो, वहां पे सारे कैसे बच्चे होंगे, उस टाइप से होंगे। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए होगा तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, विकलांगों के लिए होगा तो विकलांग लोगों के लिए होगा, मतलब महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ भी गलत होता है माइनॉरिटीज में। तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो कोई एक इंसान को आप सोचो, ठीक है, समझ गए ना? ओके भाई, हर तरीके के लोग जो जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक, तो उनकी 29 और 30 में चर्चा है। 28 में किसकी चर्चा थी बेटा? अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा, खुद से। अब इतना तो याद होना चाहिए यार, अभी तो बताया जस्ट मैंने। हाँ, आर्टिकल 31 जो कि हटा ही दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी थी। आर्टिकल 31 को क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, जिसको हटा दिया गया। अब आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ डाल दिया गया है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में आएंगे, तो इसको यहाँ से हटा के 300A के अंदर डाल दिया, 300A के अंदर। यानी अब तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार मतलब जिनको छीन ले तो भैया एकदम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, मूल अधिकार को कोई छीन भी नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। और कोई छीनेगा भी तो उसको डर ही रहेगा कि अरे भाई पुलिस आ जाएगी ये वो, ठीक। तो इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार किसी नेशनल काम के लिए ले सकती है। मत सोचना, हालांकि पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो। आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसको आर्टिकल 32 को हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। किस आर्टिकल को बोला है? आर्टिकल 32 को कहा है। अब आर्टिकल 32 के साथ मैंने आर्टिकल 226 भी लिखा है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अपनी 5 तरीके की रिट्स जारी करती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरी और क्यू वारंटो, सॉरी, ठीक है ना। ये 5 टाइप की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, साथ साथ हाई कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब जारी करेगी तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी कि भाई, हर चीज लिखती है ना कि आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए ऑफ द इंडियन संविधान हम ये लागू करते हैं कि भैया आपको हेबियस कॉर्पस दिया जा रहा है। हेबियस कॉर्पस आपको पता ही होगा कि मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा उस बंदे को जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके मानव अधिकारों को छीना गया है, समझे ना? जिसने छीना है उसको भी। खैर, तो और दूसरा हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आर्टिकल 226 के थ्रू वो चीज होगी। होंगे यही 5 रिट, 5 तरीके के रिट ही जारी होंगे, मतलब ये रिट समझ लो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरी, इक्विवालेंटो, ये समझ लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है कि जिसके मानव अधिकारों के साथ गलत हुआ है उसको तुरंत से तुरंत यहाँ लेके आओ, जिसने गलत किया उसको भी तुरंत लाओ, और तुरंत से तुरंत सबसे पहले कार्रवाई उसी का करेंगे। समझ रहे ना कितने पावरफुल हैं आपके मानव अधिकार। लेकिन आर्टिकल 13 को मत भूल जाना, अल्पीकरण। अगर आपके मानव अधिकारों ने किसी दूसरे के अधिकारों का वो अवहेलना की तो तुरंत जाओगे तुम भी, ठीक है ना? तो अधिकार मिले हैं उसको सही से यूज करो, अदरवाइज आईपीसी सीआरपीसी में चल जाओगे तुम, ठीक है। जब तक नॉर्मल रहोगे तो तुम पे लगेगा क्या, सब भारतीय संविधान, और सबसे शांति में तुम्हारा जीवन रहेगा, क्योंकि इतने सारे अधिकार मिल रहे हैं। जैसे ही तुमने कुछ कांड कर दिया सीधे लगेगी आईपीसी की धारा सेक्शन 124, ऐसे हो गए जेल के अंदर। जेल के अंदर जाओगे तो सीआरपीसी के समय तुम्हें सजा सुना दी जाएगी। खैर, आर्टिकल 33 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 हो गया, आपको पता चल गया, उसमें आर्टिकल 226 बता दिया। ये 5 तरीके की रिट्स है, नाम याद रखो, पेपर में पूछ सकता है। और ये आर्टिकल तो हमेशा याद रखो, आर्टिकल 226 और 32, 226 32, 226 32। आर्टिकल 33 क्या है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए संसद अगर चाहे तो गुप्तचर, मीडिया और फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकती, खत्म नहीं, ये क्रॉस का मतलब खत्म कभी नहीं सकता। फंडामेंटल राइट खत्म कोई नहीं कर सकता हमेशा के लिए, केवल निलंबित करा जा सकता है। क्या मतलब? कुछ देर के लिए रोकना, ठीक है। तो कौन कर सकता है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए संसद कर सकती है। संसद, संसद यानी वही लोकसभा, सभा और प्रेसिडेंट। किनके फंडामेंटल राइट? मीडिया, फोर्सेज और गुप्तचर। और सही भी है यार कि जब आपने 26/11 देखा होगा तो उसमें मीडिया ने एक बहुत ही गलत काम कर दिया था। मीडिया हर चीज की कवरेज दे रही थी कि भैया आतंकवादी यहाँ पे हैं, वहां है, यहाँ से फोर्सेज हमारी डिप्लॉय हो चुकी हैं, इतने पैरा कमांडो आ चुके हैं, मतलब हर चीज की जानकारी वो पहले से पहले दिए दे रहे थे। और इसका फायदा उठा लिया किन्होंने? जो लाहौर में और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे बैठे हुए थे कहीं पर, वो लोग बताते गए कि बेटा यहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं, ये वो, समझ रहे हो ना? तो इस चीजों को, अब मीडिया की अभी फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच उसके पास है कि नहीं? मीडिया के पास है, तो बोल सकता था। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, उस केस में फंडामेंटल राइट्स भी उनके रोके जा सकते हैं। उस केसेस में अब क्या होगा कि उन जो वो अपने फंडामेंटल राइट के नाम पे, राइट टू स्पीच के नाम पे दिखा रहे हैं विजुअल्स और अपना चैनल चला रहे हैं, उनको रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन कब होगा? जब ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला होगा। ओके, ठीक है। आर्टिकल 34 ये मार्शल लॉ के बारे में बताता है। आर्टिकल 34 कि भैया किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जा सकता है। और जैसे ही मार्शल लॉ या फिर राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ये आफ्सपा कानून बोलते हैं, 144 धारा बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ये जब भी लागू होगा तो आपके कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस समय निकले हो माय गॉड राइट टू फ्रीडम, मार दिए जाओगे, मार दिए मतलब खत्म नहीं कर दिया जाओगे, तुरंत पुलिस मार के डंडा ले जाएगी, ठीक है।
तो उस समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है। ये मत सोचिए ओ माय गॉड एकदम फुल फंडामेंटल राइट्स है मेरे पास, ठीक है? तो कुछ समय के लिए ऐसा करना पड़ता है कई जगहों पे टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, या कुछ मान लो चुनाव हो रहा है जैसे यहाँ पे, समझ गए होगे यार, बहुत सी चीजें होती हैं। कोई दंगा हो गया, अब उस जगह पे ये सेक्शन 144 लागू करना, ये आपका या प्रेसिडेंट रूल लगा देना, गवर्नर्स रूल लगा देना, ये लागू करना कई बार जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? आर्टिकल 35 की बात करते हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों को जो लागू करेंगे, उसकी क्या विधि रहेगी, मतलब किस स्टेप्स में लागू करेंगे, उस सभी की चर्चाएं, ये हमें नहीं पढ़ना है, बस आप इतना याद रखो कि इस मूल अधिकारों के लागू करने की विधि लिखी हुई है। ये सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें स्टेप्स लिखे होंगे कि अच्छा भैया अगर आप एसबीआई हो तो एसबीआई को ये सभी टाइप्स के मूल अधिकारों की चिंता करनी है और इस तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। पर आप तो नॉर्मल से आदमी हो, आपको तो पेपर निकालना है, तो उसके लिए बस इतना आना चाहिए, बहुत है। तो ठीक है दोस्तों, तो इतना आज के वीडियो में बहुत है, मुझे लगता है आज वैसे भी लेंदी हो गया। फिर से मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रहे, लेकिन लेंदी हो ही जाता है। लेकिन हाँ, इतना मुझे सुकून है कि फंडामेंटल राइट्स आपको बेसिक बेसिक ज्ञान दे दिया है, नॉर्मल सा ज्ञान एक। और यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज फिर से बताऊंगा, ये ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा पढ़ने के लिए खान सर को या फिर आप विकास दिव्यकीर्ति सर के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और उनके नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई फालतू मुलतू एग्जाम दे रहे हो, फालतू मतलब छोटे लेवल का बोल रहा हूँ, और वो फालतू नहीं, ठीक है? वही एग्जाम मैं भी देता हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आप कोई नॉर्मल एग्जाम देते हो तो उनमें ये एकदम बेस्ट है, आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा और याद भी रहेंगी चीजें। मेरी यही कोशिश रहती है आपको, ठीक है? तो जय हिंद, और सभी लोग एकदम खुशी रहना और पढ़ते रहना। कहाँ से? हिस्ट्री बॉय चैनल से। तो धन्यवाद।